Okay, am I audible? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. So हाँ, सो यहाँ पर जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के यूजेस है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं, सच एज माइक्रोवेव कैलकुलेटर, फेज शिफ्टर, एक्सेट्रा, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि तुम लोगों को इसको स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि हमारा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये तीनों मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो है एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सबको ही तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, तो इन दोनों के बीच थोड़ा हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं फेरो मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। कभी कभी एग्जाम में आता है कि फेरो मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म के बीच जो कंपैरिजन है या फिर डिफरेंस है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, ये हम जानते हैं कि ये जो मटेरियल होता है अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ठीक है, तो फेरो मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म is the property of material being attracted to magnet। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फेरी मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरी मैग्नेटिज्म is the magnetic property of material having atomic moment aligned in opposite डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्यूरी टेम्परेचर, जैसे कि द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल Curie temperature of ferromagnetic material is higher as compared to ferromagnetic material, and Curie temperature of ferromagnetic material is lower when compared to ferromagnetic material। ठीक है, तो इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मटेरियल से ज्यादा होता है, और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये लोअर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द क्यूरी टेम्परेचर
of ferromagnetic material, ferrimagnetic material is lower when compared to ferromagnetic. Okay, to ferromagnetic material. ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? द एटॉमिक मोमेंट आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, द एटॉमिक डायरेक्शन, एटॉमिक मोमेंट, ठीक है, एटॉमिक मोमेंट आर अलाइंड in the same direction। और इसके लिए हमने क्या देखा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है। ठीक है, तो द एटॉमिक मोमेंट और डाइपोल मोमेंट ऑफ फेरीमैग्नेटिक मटेरियल आर aligned in opposite direction। ठीक है, opposite direction। एंड नंबर 4, यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे कि मेटल सच एज कोबाल्ट, जानते हैं कोबाल्ट होता है, निकेल होता है एंड आयरन होता है। ठीक है, आयरन एंड देयर एलॉय, ये सारे के सारे क्या होता है? गुड एग्जांपल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमने एग्जांपल दिखाया है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आयरन का जो ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड सच एज निकेल फेराइट, जिंक फेराइट, ये सारे के सारे क्या होगा? ये एक फेरीमैग्नेटिक मटेरियल के लिए गुड एग्जांपल है। ठीक है, सो यही बेसिकली हमारा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फेरीमैग्नेटिक मटेरियल खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल में और कुछ टर्म्स हमें पढ़ना होगा, जैसे कि एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी एक टॉपिक है। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? सो एनाइसोट्रॉपी को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा मटेरियल के जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा, तभी एनाइसोट्रॉपी समझने में आसानी होगा। तो हम जानते हैं, देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो कि वहां पर बेसिकली सॉलिड्स का दो तरह की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम एमोर्फस भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बेसिकली सॉलिड होता क्या है? सॉलिड होता क्या है? सॉलिड जो होता है, हम जानते हैं कि हर एक मटेरियल का तीनों स्टेट होता है, जैसे कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेट होता है। इन तीनों स्टेट में सॉलिड कौन सा है? सॉलिड जो है वहां पर उस मैटर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल जो होगा वो स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है ना। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होता है? एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है। इसके वजह से क्या होता है? उसका जो वॉल्यूम एंड शेप होता है वो फिक्स रहता है। जब तक हम किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते। जब तक उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक उसका जो वॉल्यूम और शेप होता है वो फिक्स्ड ही रहता है, ये हम जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर सॉलिड का जो डेफिनेशन हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एटम्स एंड molecules are strongly bound and maintain definite volume and maintain atoms and molecule are strongly bound and maintain definite volume and shape unless जब तक हम किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, unless change by applying external forces. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक इसका जो वॉल्यूम एंड शेप डेफिनिट रहता है। क्यों डेफिनिट रहता है? क्योंकि इसके अंदर जो जितना सारा एटम या फिर मॉलिक्यूल होगा वो टाइटली बाउंड रहता है, ठीक है, टाइटली बाउंड रहता है। एंड देखो यहाँ पर ये जो एटम एंड मॉलिक्यूल जब सॉलिड स्टेट में रहता है, तो सॉलिड स्टेट में जब रहता है तब एटम और मॉलिक्यूल का हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स के एक पार्ट जो होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जहां पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट कंडीशन में एटम और मॉलिक्यूल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम वहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो सॉलिड बेसिकली सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड का दो तरह के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दो तरह के स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसका दो तरह के स्ट्रक्चर होता है। एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ये तुम लोग फिजिक्स में शायद पढ़ चुके हो कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, वो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है उस क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक पैटर्न होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और एक होता है क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम और एक नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एमोरफस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमोरफस, जिसको हम एमोरफस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ये एक्चुअली होता क्या है? देखो, मैटर के अंदर एक सॉलिड का एक जो सॉलिड होता है, सॉलिड के मैटर के अंदर जितना सारा एटम और मॉलिक्यूल होता है, उसका उसका जो अरेंजमेंट होता है वो पीरियडिकली रिपीट करता है, ठीक है। एक मैटर के अंदर, एक सॉलिड के अंदर जितना सारा एटम्स और मॉलिक्यूल होता है वो एक पीरियडिकली अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है, और रिपीट करता है। उस उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। सो क्रिस्टलाइन, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिफाइंड as an ordered periodic arrangement, ठीक है, पीरियडिक arrangement of atoms, molecules, और ions, और atoms, molecules और ions, ठीक है। मैटर के अंदर एटम भी रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं, आयंस भी रहते हैं।
सो इसका क्या है, ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन का जो एक पीरियडिकली जिसका एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, पीरियडिकली अरेंजमेंट रहता है, एक ऑर्डर में रहता है, जो कि रिपीट करता है, पीरियडिकली रिपीटेशन होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मान लो, यहाँ पर मान लो कुछ सॉलिड्स है, एक मैटर के अंदर सॉलिड्स है, कुछ इस तरह से है। इधर एक मोटा मोटा एटम दिख रहा है, एक छोटा छोटा एक एटम दिख रहा है, थोड़ा मोटा एटम दिखाई, छोटा। देखो ये सारा एटम देखो, ये सारा एटम का जो अरेंजमेंट है, देखो पीरियडिकली, देखो सेम स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, मतलब इसका जो ऑर्डर है, पीरियडिकली अरेंजमेंट जो है, ये रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक, देखो रिपीट हो रहा है। इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होगा, उसका अरेंजमेंट किस तरह का होगा, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है, जिसको हम एमरफस भी कहते हैं, उसका जो उसका जो होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर होगा किस तरह का होगा, रैंडमली, उसके अंदर जितना सारा एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन होता है, वो सब रैंडमली अरेंज होता है, उसका एक पीरियडिकली अरेंजमेंट नहीं रहता है, ठीक है, पीरियडिकली जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखा है, पीरियडिकली सब अरेंजमेंट है, लेकिन फॉर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए उसका जो अरेंजमेंट होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल या तो फिर आयंस का, वो रैंडमली होता है। रैंडमली मतलब मान लो कि ये एक मैटर है, ये मैटर है, ये रैंडमली रैंडमली अरेंज होगा, ठीक है, रैंडमली अरेंज होगा, इसका कुछ कोई भी पीरियडिकली अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये रैंडमली अरेंजमेंट होता है, ऐसे एटम, मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे इस रैंडमली अरेंज होता है, इसका अरेंजमेंट होता है रैंडम, ठीक है, रैंडमली अरेंजमेंट, रैंडमली अरेंजमेंट, ये क्या है, ये नॉन क्रिस्टल, ठीक है, नॉन क्रिस्टल है। और ये हो गया, ये क्या है, ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये नॉन नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक पीरियडिकल अरेंजमेंट होता है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, रैंडमली अरेंजमेंट होता है, मतलब इधर उधर ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो डेफिनेशन है क्या होगा, इन व्हिच इन व्हिच in which constituents means atom, ions, molecules, ठीक है, molecules, ये जो होगा आर आर रैंडमली, ठीक है, आर अरेंज इन इरेगुलर और रैंडम मैनर, इन इरेगुलर रेगुलर और रैंडम मैनर, ठीक है, इरेगुलर और रैंडम मैनर, मतलब जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितना सारा एटम या मॉलिक्यूल या आयंस होगा, उसका अरेंजमेंट रैंडमली रहता है। और ये वाला जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसका अरेंजमेंट पीरियडिकली अरेंजमेंट होता है, पीरियडिकली रिपीट होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये इसको हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है या क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं,
एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक टर्म तुम लोग शायद फिजिक्स में सुना होगा। आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल मतलब के इस मटेरियल के ये जो नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है, इसका किसी भी डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे इसका प्रॉपर्टी तो सेम ही रहता है। किसी भी डायरेक्शन, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, चाहे इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो, ये वाला डायरेक्शन में देखो, जो भी डायरेक्शन देखो, हर एक डायरेक्शन में इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी सेम होता है। सो प्रॉपर्टी यहाँ पर किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज मटेरियल के मैटर के तो इतना सारा प्रॉपर्टीज होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब करंट कंडक्शन कैसा होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज हीट कंडक्शन कैसा होता है, ठीक है। और क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव लाइट, लाइट जो पास होगा मैटर के अंदर से, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको हम आर आई कहते हैं, आर आई। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी होता है जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। सो ये इतना सारा प्रॉपर्टीज होता है मैटर का, ठीक है, इतना सारा प्रॉपर्टीज होता है। सो ये जो मटेरियल यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन जो मटेरियल हमने दिखाया, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन से तुम अगर देखोगे, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है सेम ही होता है, इसका प्रॉपर्टीज सेम ही रहता है। लेकिन क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, या फिर थर्मल प्रॉपर्टी हो, जितना सारा प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन के साथ चेंज होता है। तो इसलिए इसको हम एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं, और जो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन है उसको हम आइसोट्रॉपी बोलते हैं, इसको हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, इसको हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो जैसे कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो इसका हमने देखा है, हमने बताया है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस का, वो क्या होता है, पीरियडिकली होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल आर आर पीरियडिकली, ठीक है, पीरियडिकली एटम मॉलिक्यूल आर पीरियडिकली। सो इसका जो एटम मॉलिक्यूल होगा वो पीरियडिकली इसका अरेंजमेंट होता है, हमने देखा है। सो इसके वजह से क्या होता है, देखो ये मटेरियल इसके वजह से क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। थर्ड क्या है, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस एनाइसोट्रॉपी को ही हमें आगे डिस्कस करना है, ठीक है, फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। सो एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी ये बेसिकली क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि मैंने बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज such as refractive index, electrical property, thermal property, magnetic property are
are different in different direction, are different in different direction. ओके, मतलब ये जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाया है हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होता है, एनाइसोट्रॉपी जो वर्ड होता है इसके लिए एप्लीकेबल है, एनाइसोट्रॉपी जो टर्म होता है इसके लिए एप्लीकेबल है, और आइसोट्रॉपी किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन क्रिस्टलाइन के लिए। ये बात नहीं भूलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिक, थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हो, इसका डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। इसलिए इसको हम एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब आइसोट्रॉपिक के ठीक उल्टा। आइसोट्रॉपिक में किसी भी डायरेक्शन से हम अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका जो थर्मल, मैकेनिकल, थर्मल, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी प्रॉपर्टी हो, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। लेकिन ये जो क्रिस्टल जो सॉलिड्स होता है, क्रिस्टल के लिए क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या फिर थर्मल प्रॉपर्टी हो, वो चेंज हो जाता है। वही यहाँ पर लिखा है कि अनाइसोट्रॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज आरआई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो यही, इसको ही हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसका होता है, इसका होता है सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है आयरन। आयरन का जो स्ट्रक्चर बनता है हम जानते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉपर, कॉपर भी एक क्रिस्टल होता है। सिल्वर, ये भी एक क्रिस्टल होता है। और अगर हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल होता है जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट का भी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टलाइन। ऐसे ही बहुत सारा मटेरियल होता है जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ज्यादा से ज्यादा जो मेटल होता है, मेटल का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन, सॉरी नॉन मैग्नेटिक नहीं, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो हम जानते हैं इरेगुलर और रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर रैंडम, रैंडम और इरेगुलर, इरेगुलर। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर रैंडम और इरेगुलर। इसका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल और एटम का वो इरेगुलर और रैंडम होता है, ओके। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो शार्प होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड इसका जो नेचर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर क्या है, एनाइसोट्रॉपिक। इसका जो नेचर होता है क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर। इसका जो नेचर होगा आइसोट्रॉपिक होगा। आइसोट्रॉपिक मींस हर एक डायरेक्शन में से अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम ही होता है, ठीक है, सेम होगा। और अनाइसोट्रॉपिक मींस डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज चेंज होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्लास। जो ग्लास होता है, जो ग्लास होता है शीशा, ठीक है, ये एक
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। रबर, रबर जो होता है ये भी एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होता है ये भी नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ग्लास को अगर हम किसी भी पत्थर से अगर हम तोड़ते हैं तो ग्लास का हर एक डायरेक्शन में ही उसका जो फोर्स है हर एक डायरेक्शन में ही होता है, हमने देखा है, ठीक है। तो ये आइसोट्रोपिक नेचर के वजह से ही होता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक नेचर मीन्स हर एक डायरेक्शन में इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये ग्लास हो गया, रबर हो गया और प्लास्टिक हो गया। सो ये इसका प्रॉपर्टीज है। अब जो देखो ये जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी दो तरह के होता है, जैसे कि सिंगल क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन, पॉली क्रिस्टलाइन, ये सब सारे के सारे होता है। लेकिन उतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अनाइसोट्रॉपिक को डिस्कस करने के लिए जितना जानना जरूरी है, जितना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वो हमें जानना होगा। सो उसके लिए हमें सॉलिड्स का दो फॉर्म को जानना होता है, जैसे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, अनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही है। सो ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है और अभी टाइम खत्म होने वाला है। सो आज के लिए टॉपिक इतना तक ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो एक बात हम बोल देते हैं, यहाँ पर जो हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हर एक डायरेक्शन में क्यों इसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। सो यहाँ पर देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मान लो कि एक सॉलिड से क्रिस्टलाइन, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है। तो इसका देखो, इसका डायरेक्शन मान लो कि हम इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या है, देखो दो एटम है ना, दो एटम है। अगर हम इस डायरेक्शन के थ्रू जाएंगे तो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ एटम कितना है, ज्यादा है। अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम अलग है। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ एटम हमें सेम नहीं मिल रहा है, हर एक डायरेक्शन में देखो नंबर ऑफ एटम अलग अलग हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी हो, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, जो भी है उसका जो पाथ होगा, पाथ में देखो जो नंबर ऑफ एटम्स जो आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहा है। तो इस नंबर ऑफ एटम्स देखो कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर इसका एटम का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो रहा है ना। तो इसके वजह से ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इस टाइप का जो मटेरियल होता है, इसका डायरेक्शन जो होगा, हर एक अलग अलग डायरेक्शन के लिए इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसका अरेंजमेंट ऐसे रैंडमली होता है या फिर इरेगुलर होता है, इसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, ठीक है। इसके लिए देखो, तुम इस डायरेक्शन में जाओ या फिर इस डायरेक्शन में जाओ या फिर इस डायरेक्शन में जाओ, तकरीबन मोटा मोटी तुम लोगों को यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ एटम है वो तकरीबन सेम ही मिलता है। इसलिए ये जो मटेरियल होता है नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, इस मटेरियल के लिए हर एक डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे भी तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहता है। लेकिन इन दैट केस और क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो मटेरियल होता है, उसके लिए डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, एंड इसको कहते हैं क्या, आइसोट्रॉपिक। आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अभी टाइम भी नहीं है, 2 मिनट बचा है। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और प्रणब क्लास में हो क्या, प्रणब कुमार? प्रणब कुमार नहीं है सर। नहीं है ना?
अच्छा पीकू, फर्स्ट सर। क्लास का अटेंडेंस लिए हो? हम नहीं लिए सर, हम किसी ने लैपटॉप लिया से है करते क्या? हैं सर, इसमें अटेंडेंस नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, हमें दोनों क्लास का ही अटेंडेंस चाहिए, ठीक है? तो ये वाला इसका भी अटेंडेंस अभी ले लो, स्नैप ले लो। और किसी ने फर्स्ट क्लास का अटेंडेंस लिए हो क्या? सौरभ, सौरभ कुमार वनबाल क्लास में ही नहीं है। अच्छा, किसी के पास फर्स्ट क्लास का अटेंडेंस है क्या? नो सर। अच्छा देखो, किसी के पास अगर होगा तो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास दोनों क्लास का अटेंडेंस हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? तो पीकू, यस सर। पीकू, तो ये दोनों क्लास का अटेंडेंस तुम मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप में, ठीक है? ठीक देखो है। किसके पास है, लेके अभी अभी सेंड कर देना, ठीक है? ठीक है। सो ओके, ठीक है, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.